अब जरा देखते हैं हम लोग फोर्थ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज ऑफ डीपी। आपने 3 क्लासिफिकेशन पहले पढ़ चुके, अब बात करना है कि ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज ऑफ डीपी। डीपी के पार्टिकल साइज के बेसिस पर कोलाइडल सॉल्यूशन 3 टाइप्स के होते हैं। उसमें पहला है आपका मैक्रोमोलेकुलर कोलाइड या मैक्रोमोलेकुलर कोलाइडल सॉल्यूशन। व्हेन अ सिंगल मॉलिक्यूल इज सो लार्ज ऑलरेडी दैट कम्स इनटू कोलाइडल रेंज, और कोलाइडल रेंज का मतलब होता है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में। इसमें क्या होता है कि पार्टिकल साइज पहले से ही कोलाइडल रेंज के अंदर होंगे, इतना बड़ा होंगे कि वो कोलाइडल रेंज में होंगे, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होंगे, ताकि वो कोलाइडल सॉल्यूशन आसानी से बना सके। तो उसको बोलते हैं मैक्रोमोलेकुलर कोलाइड। अब इसमें एक कंडीशन क्या है, इस बात को ज़रा ध्यान से देखो कि मोलर मास शुड बी इन वेरी हाई। मतलब इसमें डीपी जो होगा, जिसको मिलाना है, डिजोल्व कराना है, उसका मोलर मास काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, तब पहले से उसका पार्टिकल का साइज कोलाइडल रेंज में होगा। तो मोलर मास शुड बी इन वेरी हाई टू मैक्रोमोलेकुलर कोलाइड। मैक्रोमोलेकुलर कोलाइड होने के लिए पहले से ही उसका लार्ज साइज होना चाहिए, कोलाइडल रेंज के अंदर होना चाहिए, और उसके लिए कंडीशन क्या है, मोलर मास हाई होना चाहिए। और इसके लिए बेस्ट एग्जांपल क्या है, स्टार्च, प्रोटीन, सेलुलोज, मतलब जनरली जो आपके ऑर्गेनिक मटेरियल है वो आपके क्या कहलाएंगे, मैक्रोमोलेकुलर कोलाइड। अब इसके बाद से सेकेंड है माइक्रोमोलेकुलर कोलाइड। तो पहले आप इसको नोट कर लें, बस खाली आपको रीड कर लेना है और पढ़ लेना है, दिमाग में बैठा लेना है। तो फिर से सुन लो, मैक्रोमोलेकुलर क्या है, ऑलरेडी पहले से ही उसका पार्टिकल का साइज इतना बड़ा होगा कि वो कोलाइडल रेंज के अंदर होगा, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में, और वो आसानी से कोलाइडल सॉल्यूशन बना लेगा। पहले से ही वो रेंज उस रेंज में होगा, मिलने से, डीएम के अंदर डिजोल्व होने से पहले। अब इसके लिए कंडीशन क्या है कि उस डीपी का मोलर मास अगर हाई है तब वो मैक्रोमोलेकुलर में आ सकता है, और उसके लिए बेस्ट एग्जांपल आपके ये हैं। तो आप इसको नोट करो, फिर मैं सेकेंड आपको मैं बताता हूँ माइक्रोमोलेकुलर कोलाइड क्या होता है। अब जरा देखो सेकेंड टाइप का ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज ऑफ डीपी, उसके बेसिस पर सेकेंड माइक्रोमोलेकुलर, या इसी को बोलते हैं मल्टी मोलेकुलर कोलाइड। पहले एकदम ध्यान से समझ लो, इसमें क्या होते हैं कि पहले से ही पार्टिकल का साइज इतना छोटा होता है कि वो कोलाइडल रेंज के बाहर होते हैं, ठीक है। वो कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने की टेंडेंसी नहीं रखते, लेकिन वो अपने जहाँ पे वो डीपी रखा गया है जिसका कोलाइडल रेंज से बाहर है, वो अपने ही पाउडर के अंदर वो पार्टिकल साइज इतना बढ़ा लेते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में कुछ फोर्स के थ्रू कंबाइन होकर पार्टिकल के साइज इतना बना लेते हैं कि वो कोलाइडल रेंज के अंदर आ जाते हैं। ध्यान से सुनना, सॉल्यूशन में डालने के बाद पार्टिकल के साइज बढ़ जाए इसकी बात नहीं कर रहे हैं, पहले से छोटा रहते हैं, और जहाँ पर रखे जाते हैं वो पार्टिकल्स बहुत सारे आपस में कंबाइन हो जाते हैं कुछ फोर्स के थ्रू, जैसे मेटालिक बॉन्ड के थ्रू आपस में कंबाइन हो जाएंगे, वंडरवाल फोर्स के थ्रू आपस में कंबाइन होकर कोलाइडल रेंज के अंदर आ जाते हैं। जब उसको पानी में डालेंगे, चाहे डीएम के अंदर डालेंगे, तो ईजिली फिर आसानी से वो कोलाइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं। तो यहाँ पर एकदम बहुत इजी लैंग्वेज में मैं लिख दिया हूँ, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर हेल्ड बाई, मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स क्या होंगे, कंबाइन होंगे, किस फोर्स के थ्रू, मेटालिक फोर्स, और नहीं तो वंडरवाल फोर्सेज। मेटालिक फोर्स के थ्रू कंबाइन होंगे, नहीं तो वंडरवाल फोर्स के थ्रू कंबाइन होंगे। क्यों कंबाइन होंगे, तो सो डैट पार्टिकल कम्स इनटू कोलाइडल रेंज, इसलिए कि वो कोलाइडल रेंज में आ जाए। मतलब डीएम के अंदर डालने से पहले ही कोलाइडल रेंज में वो आ जाएंगे। ये फ़र्क आपको समझना है। जैसे एग्जांपल में ये गोल्ड और ये सल्फ़र जनरली आपके इसके पाउडर फॉर्म अगर देखेंगे तो वो कोलाइडल रेंज से बाहर होते हैं, लेकिन जहाँ पे रखे जाते हैं वो गोल्ड बहुत सारे पार्टिकल्स को कंबाइन करके कोलाइडल रेंज के अंदर आ जाएंगे। सल्फ़र का यही है कि बहुत सारे पार्टिकल्स को, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कंबाइन करेंगे, फोर्स लगाएंगे, कंबाइन होकर कोलाइडल रेंज के अंदर आ जाएंगे। अब वो कौन से फोर्स के थ्रू आएंगे, मेटालिक फोर्स, और नहीं तो वंडरवाल फोर्स के थ्रू। अब यहाँ पर ज़रा समझो, मान लेते हैं गोल्ड का ही है, तो देखो गोल्ड का ये AU है, गोल्ड
का पार्टिकल है, ये गोल्ड का पार्टिकल है, ये गोल्ड का पार्टिकल है, तो ये पहले से कोलाइडल रेंज से बाहर है। अब बहुत सारे पार्टिकल्स आपस में कंबाइन होंगे, ये मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे, ठीक है। अब मिल के एक बड़ा सा पार्टिकल बनाएंगे और ये पार्टिकल का साइज कितना हो जाएगा 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में, मतलब कोलाइडल रेंज में आ जाएंगे। और यहाँ पे किस बॉन्ड के थ्रू कंबाइन हुए हैं, तो मेटालिक बॉन्ड। किस बॉन्ड के थ्रू, तो मेटालिक फोर्स के थ्रू। क्यों, कि गोल्ड आपका मेटल होता है। अब ये कोलाइडल रेंज में आ गए, अब इसको डीएम के अंदर डालेंगे तो क्या होगा, कोलाइडल सॉल्यूशन बना लेगा। तो पहले से छोटा रहेंगे और फिर कंबाइन होके कोलाइडल रेंज में आएंगे, तब जाके डीएम में डालेंगे तो कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएंगे। यहाँ पर ये सल्फर का जरा हाल चल लीजिए। सल्फर एसिड छोटा छोटा पार्टिकल होगा, नन्हे मुन्ने पार्टिकल्स होंगे, एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, इतने पार्टिकल्स छोटे होंगे कि कोलाइडल रेंज से बाहर होंगे। फिर आपस में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा कर फिर करीब आएंगे और एक बड़ा सा पार्टिकल बना लेंगे जो कोलाइडल रेंज के अंदर आ जाएगा, कोलाइडल रेंज के अंदर आ जाएगा। और ये किस बॉन्ड के थ्रू आएंगे, तो यहाँ पे लगेगा वंडरवाल। यहाँ पे क्या लगेगा, वंडरवाल फोर्सेज लगेंगे, क्योंकि ये मेटल नहीं है। अगर मेटल होते तो मेटालिक फोर्स लगता। अब इसको डालेंगे डीएम के अंदर तो क्या बना लेंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन। तो याद रखना है कि माइक्रो में और मल्टी मॉलिक्यूलर में पार्टिकल का साइज काफ़ी छोटा होता है, तो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स कंबाइन होके कोलाइडल रेंज में आ जाते हैं, तब उसको डीएम के अंदर डाला जाता है। लेकिन कॉम्बिनेशन जो होगा लार्ज नंबर का वो डीएम में डालने से पहले ही हो जाता है। ये बात आपको दिमाग में रखना है, इसको आप नोट कर लो बहुत अच्छे से। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, जल्दी नोट कर लो। हाँ जी, अब जरा देखते हैं थर्ड टाइप का कोलाइडल सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज ऑफ डीपी। एसोसिएटेड कोलाइड या इसी को बोलते हैं हम लोग मिसल, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और माइक्रो मतलब मल्टी मॉलिक्यूलर में इसमें होता है बच्चों का कन्फ्यूज़न। तो आज कन्फ्यूज़न को दूर करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो और धूम मचाओ। देखो ध्यान से, पहले एक कहानी समझ लो। कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं कि जिसको लो कॉन्सेंट्रेशन पर अगर डीएम के अंदर डिसॉल्व कराते हैं तो वो सॉल्यूशन काम करता है ट्रू सॉल्यूशन की तरह। ठीक है, वो सॉल्यूशन कैसे काम करेगा, ट्रू सॉल्यूशन की तरह। जैसे ही उसी सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करा देंगे उस कंपाउंड का, तो अब क्या होगा, वो सॉल्यूशन कन्वर्ट हो जाएगा कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर। इसलिए कि जब कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कराएंगे तो पार्टिकल्स क्या होंगे, एग्रीगेट हो जाएंगे, पार्टिकल्स आपस में कंबाइन हो जाएंगे। जब कंबाइन होंगे तो फिर कोलाइडल रेंज के अंदर आ जाएंगे, साइज बढ़ जाएगा, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में आ जाएंगे। तो वो सॉल्यूशन किधर कन्वर्ट कर जाएंगे, कोलाइडल के अंदर। ये एक खास प्रॉपर्टी होता है किसके पास, किसी खास कंपाउंड के पास। ठीक है, और एसोसिएटेड कोलाइड और मिसल का एग्जाम्पल काफ़ी कम है, फ्यू एग्जाम्पल है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है सोप सॉल्यूशन, जो आपको आगे हम समझाएंगे। तो कहानी पकड़ में आ गई। कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनको लो कॉन्सेंट्रेशन पर अगर हम डीएम के अंदर मिलाते हैं सॉल्वेंट के अंदर तो वो ट्रू सॉल्यूशन की तरह काम करते हैं, और जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन हम लोग उसका इंक्रीज करा देंगे तो वो काम करते हैं कैसे, कोलाइडल सॉल्यूशन की तरह। क्यों ऐसा हुआ, तो पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, एग्रीगेट हो जाएंगे, एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, तो वो कोलाइडल रेंज के अंदर आ जाएंगे और बना लेंगे आपका मिसल या एसोसिएटेड कोलाइड। फ़र्क क्या है कि यहाँ पे जो पार्टिकल्स एग्रीगेट होंगे वो सॉल्यूशन के अंदर होंगे। अब मल्टी मॉलिक्यूलर में पार्टिकल्स कंबाइन हो रहे थे, ठीक है, और माइक्रो में, उसका माइक्रो भी नाम था, वो पहले सॉल्यूशन में जाने से पहले कंबाइन हो गए थे मेटालिक फोर्स या वंडरवाल फोर्स के थ्रू। लेकिन इसमें क्या होंगे, पार्टिकल्स जो एग्रीगेट होंगे, कंबाइन होंगे, वो सॉल्यूशन के अंदर कब, जब कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कराएंगे तब। तो ज़रा देखो ध्यान से, यहाँ पर ये आपका एक कंटेनर है, इसके अंदर मैं सॉल्वेंट डीएम भर दिया हूँ और इसके अंदर ये आपके डीपी हैं। तो इधर क्या है, आपका लो कॉन्सेंट्रेशन है। कॉन्सेंट्रेशन क्या है, लो कॉन्सेंट्रेशन। तो लो कॉन्सेंट्रेशन पर ये कैसा काम कर रहा है, ट्रू सॉल्यूशन की तरह। कैसा काम कर रहा है, ट्रू सॉल्यूशन। लेकिन जैसे ही हमने इसी सॉल्यूशन में मैंने क्या किया, हाई कॉन्सेंट्रेशन कर दिया, हाई कॉन्सेंट्रेशन। जैसे हाई कॉन्सेंट्रेशन किया
तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कोलाइडल सॉल्यूशन में। ध्यान से एकदम देखना है इस डायग्राम को, क्यों कोलाइडल सॉल्यूशन की तरह काम करेंगे। अब क्या हो जाएंगे, पार्टिकल्स एग्रीगेट हो जाएंगे, पार्टिकल्स एग्रीगेट हो जाएंगे क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन मैंने बढ़ा दिया। जब सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल्स एग्रीगेट हो जाएंगे तो ये पार्टिकल्स कोलाइडल रेंज के अंदर आ जाएंगे, ट्रू सॉल्यूशन वाले रेंज से बढ़कर कोलाइडल रेंज के अंदर आ जाएंगे, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में आ जाएंगे। तो ये सॉल्यूशन काम करेगा कोलाइडल सॉल्यूशन की तरह। और इसके काफ़ी फ्यू एग्जांपल्स हैं। इसके बेस्ट एग्जांपल हैं जो आगे हम अभी समझाएंगे आपको, सोप सॉल्यूशन। साबुन का जो सॉल्यूशन होता है उसी को बोलते हैं एसोसिएटेड कोलाइड या मिसेल बोलते हैं, ठीक है। तो ये लैंग्वेज में सब बात लिखा है कि व्हेन कंपाउंड इज डिजॉल्व एट लो कॉन्सेंट्रेशन इट फॉर्म ट्रू सॉल्यूशन। कहानी पकड़ में आ गई। बट व्हेन कॉन्सेंट्रेशन इज इंक्रीज्ड मॉलिक्यूल्स स्टार्ट टू फॉर्म एग्रीगेट। मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, एग्रीगेट होंगे। किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर। पार्टिकल्स, एग्रीगेट पार्टिकल विच कम्स इनटू कोलाइडल रेंज, ताकि वो कोलाइडल रेंज में आ जाए और किधर कन्वर्ट हो जाए, कोलाइडल सॉल्यूशन में। तो मल्टी में और एसोसिएटेड में फ़र्क समझ में आ गया। मल्टी में क्या होते हैं, पार्टिकल्स सॉल्यूशन में जाने से पहले ही कंबाइन होते हैं, और इसमें क्या है, सॉल्यूशन में जाने के बाद कंबाइन हो रहे हैं, वो भी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने के बाद। तो आप इसको नोट करें, फिर मैं आगे आपको सोप सॉल्यूशन के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ कुछ बात, पहले आप इसको नोट करें। अब जरा देखते हैं, दो छोटे छोटे टर्म हैं जिसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन, क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं CMC। ये क्या है, तो जरा देखो ध्यान से। इट इज मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन, इट इज मिनिमम concentration required to form micelle, required to form micelle या associated collide, associated collide। जैसे आपने ये देखा है कि कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कराने पर, कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कराने पर ट्रू सॉल्यूशन से कोलाइडल में कन्वर्ट हो गया। तो कितना इंक्रीज कराएं, एक मिनिमम बाउंड्री होना चाहिए ना, उसी मिनिमम बाउंड्री को बोलते हैं CMC। मतलब इतना होगा तो कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट होगा, मतलब मिसेल बनाएगा। तो इट इज मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड टू फॉर्म मिसेल या एसोसिएटेड कोलाइड, ठीक है। अब जरा देखो ध्यान से, इफ अगर कॉन्सेंट्रेशन CMC से कम है, CMC पर क्या होगा, कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा। अब उससे कम है तो इसका मतलब कोलाइडल नहीं बनेगा, वो क्या रहेगा, ट्रू सॉल्यूशन रहेगा। क्या रहेगा, ट्रू सॉल्यूशन रहेगा। और अगर कॉन्सेंट्रेशन CMC के बराबर है और उससे बड़ा हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा, कोलाइडल में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब मिसेल बना लेगा, एसोसिएटेड कोलाइड बना लेगा, ठीक है। तो CMC पर तो मिसेल बनना स्टार्ट होगा, और उसके बराबर हो या उससे बड़ा हो तो कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। एक और टर्म डिफाइन करते हैं जिसका नाम है क्राफ्ट टेम्परेचर। क्राफ्ट टेम्परेचर, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होते हैं। तो देखो क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता है, इट इज मिनिमम टेम्परेचर, ये भी क्या है, मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू मिसेल फॉर्मेशन स्टार्ट, मिसेल फॉर्मेशन स्टार्ट्स। मतलब ऐसा मिनिमम टेम्परेचर आप दे दीजिए ताकि मिसेल बनना शुरू हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्राफ्ट टेम्परेचर। तो ये दो टर्म है, इसको आपको दिमाग में रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अपने सोप सॉल्यूशन से रिलेटेड बात करते हैं, ये पूरा कॉन्सेप्ट चमक जाएगा, ठीक है। पहले आप इसको नोट कर लें। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, जरा देखो ध्यान से, क्लींजिंग एक्शन, क्लींजिंग एक्शन, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप सॉल्यूशन। यहीं से पूरा कॉन्सेप्ट आपको चमकने वाला है। ध्यान से देखिए,
क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप सॉल्यूशन। सबसे पहले आप देखो कि सोप साबुन क्या होता है, तो इसका होता है फॉर्मूला RCOO माइनस Na प्लस या RCOO माइनस K प्लस। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, सुनो ध्यान से, इसको क्या हो जाएगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड जिसे आप जानते हैं कि RCOOH ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ से H को हटा दिया गया है और सोडियम को चिपका दिया गया है, तो क्या बन जाएगा, क्योंकि ये एसिड था और उसी से ये सोडियम उसी में चिपकाया गया है, तो सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। अब फैटी एसिड का मतलब क्या हुआ, फैटी एसिड के लिए ये होता है कि इसमें जो अल्काइल पार्ट है R को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्काइल पार्ट। अल्काइल पार्ट क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लार्ज कार्बन चेन होना चाहिए, लार्ज कार्बन चेन। तब जाके अगर अल्काइल पार्ट लार्ज कार्बन चेन होगा तब जाके वो फैटी एसिड बनेगा। मतलब हम कह सकते हैं कि सोप जो होता है हायर कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ सोडियम सॉल्ट। मतलब आपके सोप क्या होते हैं, हायर कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ सोडियम सॉल्ट। ठीक है, मतलब इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में जो R होगा, हायर का मतलब ये हुआ कि इसमें जो R होगा वो लार्ज होगा, अल्काइल पार्ट क्या होगा, लार्ज होना चाहिए, तब जाके वो सोप सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, मतलब साबुन कहलाएगा, सोप कहलाएगा। तो एक बात क्लियर कर लो फिर से, ये आपके सोप का फॉर्मूला है, इसको बोलते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड कब बनेगा, जब इसमें R अल्काइल पार्ट है, ये लार्ज कार्बन चेन होगा। तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, हायर कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ सोडियम सॉल्ट। हायर का मतलब कि इसमें R क्या होगा, लार्ज होगा। ठीक है, अब एक और बात सुनो, आप नाम सुने होंगे डिटर्जेंट का। डिटर्जेंट एक तो साबुन होता है और एक डिटर्जेंट होता है, तो ये क्या होता है, RSO3 माइनस Na प्लस, या इसी का एक और ले लेते हैं RSO3 माइनस K प्लस। तो ये होता है, इसका हो गया नेम, क्या हो गया, सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड। सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड, ये डिटर्जेंट हो गया। या यहाँ बोल सकते हो पोटेशियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड। तो ये सोप हो गया और ये डिटर्जेंट का फार्मूला हो गया, जिसको जानना आपको काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, तो आप पहले इतना नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। अब जरा देखो ध्यान से, हम लोग को तो क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप पढ़ना है। तो सोप का फार्मूला आपने देख लिया, RCO माइनस Na प्लस। जब इसको हम लोग H2O के अंदर डिजॉल्व करेंगे, जाहिर सी बात है कि साबुन को जब पानी मिलाइएगा तभी तो काम करेगा, तो ये इस तरह से ब्रेक कर जाएगा, RCOO माइनस प्लस Na, ये हो गया आपका Na प्लस, इसमें ब्रेक कर जाएगा। ये वाला पार्ट काम का है, मतलब इसी पार्ट ड्यू टू दिस पार्ट सोप हैज क्लींजिंग एक्शन। इसी पार्ट के वजह से साबुन सफाई करता है। ठीक है जी, तो इससे मतलब है। और इसमें R कैसा होना चाहिए, R इसमें होना चाहिए लार्ज कार्बन चेन होना चाहिए। लार्ज कार्बन चेन हम लिख चुके हैं कई मरतबा। ठीक है, बात आ गई समझ में। तो इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो R क्या होना चाहिए, लार्ज कार्बन चेन। लो, लार्ज कार्बन चेन हमने बना दिया, और ये COO माइनस। तो इसको बोलते हैं अल्काइल पार्ट। आप सबको पता है क्या बोलेंगे, अल्काइल पार्ट। और अल्काइल पार्ट क्या होता है, नॉन पोलर होता है। क्या होता है, नॉन पोलर। और नॉन पोलर का मतलब क्या होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर। इनसॉल्युबल इन वाटर। क्यों, आप जानते हैं कि वाटर क्या होता है, पोलर होता है। वाटर क्या होता है, पोलर। तो अब जरा बताइए, जब ये नॉन पोलर है तो क्या वाटर के अंदर सॉल्युबल होगा, बिल्कुल नहीं।
पोलर पोलर के अंदर सॉल्युबल होता है और नॉन पोलर नॉन पोलर के अंदर सॉल्युबल होता है। तो ये आपका नॉन पोलर है और वाटर पोलर है, इसलिए इनसॉल्युबल होगा। यहाँ पे देखिए ये वाला जो पार्ट है ये चार्ज आपको दिख रहा है, इसलिए ये क्या है, पोलर पार्ट है। जब पोलर पार्ट है तो ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होगा, सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर। ये बेसिक पार्ट आपको जानना जरूरी था। और सुनो ध्यान से, जो इनसॉल्युबल इन वाटर होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक। ठीक है, तो इसलिए ये कौन सा पार्ट है, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है। ये वाला पार्ट कौन सा है, हाइड्रोफोबिक। और जो सॉल्युबल इन वाटर होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक मतलब लव विथ वाटर, और यहाँ पे क्या है, हेट विथ वाटर, इसलिए ये वाला जो पार्ट है ये हाइड्रोफिलिक है। तो इस बात को जानना जरूरी था। अब हम इसके बाद से बताते हैं क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, इसको आप पहले आप नोट कर लें। चलिए अब हम लोग को देखना है क्लींजिंग एक्शन ऑफ, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, साबुन का सफाईकरण देखना है। तो देखो कपड़ा साफ होने का मतलब ये होता है कि अगर कपड़े पर नॉर्मली डस्ट पार्टिकल आके जमा हो गए हैं तो उसको पानी में डुबो देंगे, निकाल देंगे तो साफ़ हो जाएगा। लेकिन अगर कपड़े पर ऑयल ड्रॉप्स पड़ गए हैं, ऑयल ड्रॉप्स जो आजकल पॉल्यूशन की वजह से बहुत सारे ऑयली पॉल्यूटेड सब्सटेंस आके जमा हो जाते हैं, तो उसको सफाई करने के लिए फिर साबुन का इस्तेमाल होता है। तो मान लेते हैं ऑयल के बारे में आप जानते हैं, सबको पता है कि ऑयल जो होता है वो नॉन पोलर होता है। ऑयल क्या होता है, नॉन पोलर। तो यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखो, मान लेते हैं ये आपका क्लॉथ है, कपड़ा है, इस कपड़े के ऊपर क्या है, ऑयल ड्रॉप पड़ा हुआ है, इसका नाम क्या देते हैं, ऑयल ड्रॉप। इस कपड़े के ऊपर ऑयल ड्रॉप पड़ा हुआ है और इसी को हटा देना है तो कपड़ा साफ हो जाएगा। तो इसको हटाने के लिए हम क्या मिलाएंगे, सोप मिलाएंगे, साबुन। तो ये क्या हो जाएगा, ऑयल ड्रॉप रिमूव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा। तो अब जरा देखते हैं कैसे ये काम करता है। ध्यान से देखो, ये मान लेते हैं आपका ऑयल ड्रॉप है, क्या है, ऑयल ड्रॉप। और ऑयल ड्रॉप क्या होता है बताओ, नॉन पोलर। और सोप को मिला रहे हैं तो साबुन में क्या है, दो पार्ट है, एक पोलर वाला एक नॉन पोलर वाला। नॉन पोलर वाला कौन होता है, अल्काइल पार्ट। तो अल्काइल पार्ट क्या होगा, इस नॉन पोलर के साथ डिजॉल्व हो जाएगा, ऑयल के साथ क्या हो जाएगा, डिजॉल्व। और ये भी आपका नॉन पोलर, तो ये भी नॉन पोलर और ये भी नॉन पोलर, इसके साथ अट्रैक्शन हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो डिजॉल्व हो जाएगा। और ये CO- और ये क्या है, पोलर पार्ट है, ये इसके साथ नहीं डिजॉल्व होगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी होगा। ठीक है, देखो ध्यान से, CO- ये नॉन पोलर ऑयल के साथ डिजॉल्व हो जाएंगे, CO-, यहाँ पर एक और बना देते हैं। ठीक है, CO-। बात आ गई समझ में। तो देखो ये साबुन का नॉन पोलर पार्ट ऑयल में डिजॉल्व हो गया, अब ये पोलर। और जाहिर सी बात है कि साबुन जब इस्तेमाल करते हैं तो वाटर भी होता है, तो वाटर क्या होता है, पोलर होता है, और ये भी पोलर। तो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, इसको घेर लेंगे, इस वाटर मॉलिक्यूल के साथ इसके साथ अट्रैक्शन होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स इसको घेर लेंगे। तो ये क्या हो जाएंगे आपके वाटर मॉलिक्यूल, ये क्या हो जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स, इसको पकड़ लिए। ठीक है, तो ये आपका बन गया मिसेल। क्या बन गया जी, मिसेल। ठीक है, और ये एक मिसेल है, एक पार्टिकल है। ऐसे ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स बनेंगे और ऑयल ड्रॉप को कपड़ा से हटाएंगे और नाली के थ्रू बाहर निकल जाएंगे, ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू बाहर निकल जाएंगे, और ऐसे ऐसे बहुत सारे बनते हैं। तो ये आपका एक मिसेल पार्टिकल है, एक, या इसी को हम लोग बोलते हैं एसोसिएटेड कोलाइड। क्या बोलेंगे, एसोसिएटेड कोलाइड। और ये कहाँ आ जाएगा, कोलाइडल रेंज के अंदर। तो बताओ ये कोलाइडल रेंज के अंदर आ रहा है, सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो ये आपका मिसेल हो गया, एसोसिएटेड कोलाइड हो गया, और ऐसे ऐसे बहुत सारे बनेंगे। बात आ गई समझ में, तो इसको आप नोट कर लें। अब जरा देखो ध्यान से, एक मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ जिससे पूछता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है जेईई में या नीट में। वो क्या है, जरा देखो ध्यान से। ये आपका सोप है और इधर मैं आपको बता रहा हूँ
इधर आपका एक और सोप है। बताइए ज़्यादा कार्बन चेन किधर है, इसमें है, और इसमें कार्बन चेन कम है। ठीक है, तो जब कम अमाउंट लिया जाता है, कार्बन चेन कम है, इसका मतलब कि इसका पावर काफ़ी कम है, इस साबुन का सफाई करने का पावर कम है। और जब पावर कम होता है तो इसका डोज ज़्यादा देना पड़ेगा। तो हम इसका CMC जो होगा, क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन, मतलब वो कॉन्सेंट्रेशन जिस पे कोलाइड बन जाए, क्या बन जाए, मिसल बन जाए, एसोसिएटेड कोलाइड बन जाए, तो इसका CMC क्या होगा, हाई होगा। मतलब इसका अमाउंट ज़्यादा लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कार्बन का चेन कम है, इसमें कार्बन का चेन ज़्यादा है, ये पावरफुल है। जब कोई चीज़ पावरफुल होता है तो उसको लो कॉन्सेंट्रेशन में इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें हाई कॉन्सेंट्रेशन में इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ से लॉजिक क्लियर हो गया। ज़रा देखो ध्यान से, CMC इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कार्बन चेन, लेंथ ऑफ कार्बन चेन। तो ये बात आपको समझ में आ गया। तो जब कार्बन चेन कम है, इसका मतलब इसका पावर कम है। जब पावर कम है तो डोज आपको ज़्यादा लेना पड़ेगा। जब कार्बन चेन ज़्यादा है तो इस साबुन का पावर ज़्यादा है, इसका मतलब डोज कम लेना पड़ेगा। तो ये आपका रिलेशन बन गया। अब इस पर एक जेई में सवाल पूछा था, वो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। देखो ये वाला क्वेश्चन, किसी ज़माने में ये क्वेश्चन जेई में पूछ चुका है, अब इसका डेट ऑफ बर्थ हमको याद नहीं है। CMC इज़ मिनिमम, किसका क्रिटिकल कंसंट्रेशन मिनिमम होगा? तो मिनिमम उसका होता है, CMC लो उसका होगा जिसमें कार्बन चेन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसमें 15 कार्बन है, इसमें 21 है, इसमें 25 है, इसमें 39 है। तो कार्बन चेन ज़्यादा इसमें है, तो इसका पावर ज़्यादा होगा तो डोज कम लेना पड़ेगा, तो CMC इसका मिनिमम होगा। ठीक है, तो ये था आपका लेक्चर। मैं इसमें आपको ये समझाया हूँ कि माइक्रो क्या होता है, मैक्रो क्या होता है, और एसोसिएटेड कोलाइड क्या होता है। फिर क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप मैंने आपको बहुत डिटेल्स समझा दिया हूँ। इस लेक्चर को ध्यान से देखो, एक एक बात लिखो और रिवीजन बार बार करते रहें, और क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन लगाते रहें। ऑलमोस्ट सब क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।